सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर हुई है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का दो टोक जवाब ऐलान के इलेक्शन के शेड्यूल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इलेक्शन का शेड्यूल वही रहेगा, सिर्फ अहकामात सुप्रीम कोर्ट के असरअंदाज हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। आज पीपल्स पार्टी ने कहा एक लम्हे के लिए भी हम ताखीर नहीं चाहते इलेक्शन ने। नून लीग का भी यही मौकिफ है। यह करारदाद मंजूर कराना कोई साजिश लग रही है। जो तहफुजात किए गए हैं कि मौसम, दहशतगर्दी, इससे पहले 2008-2013 में इससे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात इस मुल्क के अंदर हो रहे थे। आज तो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, मारूफ कानूनदान है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, एडवोकेट यासीन आजाद साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। करारदाद आपकी नजरों से भी गुजरी, सब पाकिस्तानियों की नजरों से गुजरी। क्या ये एक साजिश थी? क्या कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो? क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? सर, सबसे पहली बात यह है कि कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, ये कानून साज इदारे हैं और कानून साज इदारों को तो करारदाद पास करने की जरूरत नहीं है और न उनको करनी चाहिए थी इलेक्शन के हवाले से। सही। और आपने देखा होगा कि सेनेट के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा मेंबर है और हार्डली 5-14 आदमी भी नहीं बैठे हुए थे। मेरी समझ में नहीं आया कि चेयरमैन को किसी ने पॉइंट आउट क्यों नहीं किया कि ये कोरम पूरा नहीं है, और उसकी निशानदेही तो किसी ने नहीं की। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, उन्होंने वाज़ेह अल्फाजों में कहा कि हम किसी भी सूरत में इलेक्शन मुलतवी करने के हक में नहीं है। और आपके प्रोग्राम के हवाले से मैंने ये बात कही थी कि आप कोई भी बहाना कर लें, कोई भी रास्ता ढूंढ लें, इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने हैं और हर हालत में होंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो डेट मुकर्रर की गई है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने पार्टियों को बुलाया, प्रेसिडेंट से भी कहा, इलेक्शन कमीशन से भी कहा डेट फिक्स करें, और उसके बाद एक बाकायदा एक आर्डर कर दिया गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई दफा कई ऐसी बातें आई कि बाद हाईकोर्ट ने ऐसे फैसले दिए जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया कि आपके इन फैसलों की वजह से ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शायद इलेक्शन दे दिया जाए। तो उन्होंने हाई कोर्ट को भी कह दिया कि कोई ऐसा आर्डर ना किया जाए जिससे इलेक्शन शेड्यूल मुतासर होता हो। अब इतने वादे आर्डर के बाद और तमाम सियासी जमातों की इतनी मेहनत और भागदौड़ के बाद हम कोई हालते जंग में नहीं है। हालते जंग में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई हो, कुछ हो, तो वे अलग बात है। पहले ही हम इलेक्शन के मामले में लेट हैं। ये जो हमारा 1973 का आइन है, इस आइन को आइन रहने दें, इसका एहतराम करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम एहतराम करें। और अगर पहले किसी वजह से बाल वजूहात की बिना पर पंजाब और केसी के कलेक्टर नहीं हो सके तो उस तारीख को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। अब मुद्दत पूरी कर चुकी है पार्लियामेंट। कौमी असम्बली ने भी अपनी मुद्दत पूरी की, तमाम सूबाई असम्बलियों ने भी, सिवाय पंजाब की और KPK की। तो अभी इन हालात में मेरी समझ में नहीं आता कि वो सेनेटर जिसने ये करारदाद मूव की, उससे ये मालूम किया जाना चाहिए कि आखिर किसके कहने पर उसने ये करारदाद मूव की। और मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि PTI के लोग बिल्कुल खामोश बैठे रहे पाए अपने सेनेट के अंदर, किसी ने एतराज नहीं किया। सही। और पीपल पार्टी के एक बंदे को भी आपके सामने शो का नोटिस दिया गया, तो उसने ये बात कैसे की, और इस वजह से PP को जो है ना आगामी तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को वजाहत करनी पड़ी कि हम किसी भी सूरत में इलेक्शन का सवाल नहीं चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि पत्रकार से इस मुल्क पे रहम करें, इंतखाबात हो जाने दें। मुल्क के हालात बड़े खराब है, इमरजेंसी कोई नहीं है, और जहाँ तक सर्दी का मौसम है हमारी हुकूमत बड़ी नजर है, बहादुर है। सर्द में ही हालात होंगे। मैंने तो ऐसे हालात में भी लोगों को वोट डालते हुए देखा जबकि निकलना बाहर मुश्किल होता था। ये मामला जो है ना, ये बहानेबाजी छोड़ दें, तमाम
और जो भी जिस आदमी ने ये मूव चलाई है, मेरे नजदीक वो इंतहाई गंदी मूव थी और ये करारदाद सेनेट को पास नहीं करनी चाहिए थी। और फिर दूसरा ये कि अफसोस इस बात का है कि आदमी 14 आदमी भी सेनेट के वहाँ मौजूद नहीं थे और वो करारदाद पास कर रहे हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ ये बड़ी जाती है, ये करारदाद पास नहीं होनी चाहिए थी, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस करारदाद की। जिस तरह यासीन साहब आपने कहा कि कोई कानूनी हैसियत नहीं है उसकी, अब मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इलेक्शन कुछ सियासी जमातें भी नहीं चाहती। ये तो आपने कहा जिसने भी मुहिम गंदी चलाई और जिसने भी साजिश की, आपको पता है कि JUIF मौलाना फजल रहमान भी बार बार इलेक्शन को कहते हैं कि उसको आगे लेके जाए इलेक्शन को। आपको पता है कुछ और सियासी जमातें भी खुल के नहीं, लेकिन वो चाहती हैं, कुछ सियासी जमातों का तो अभी तक मौक़िफ़ भी नहीं आया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का खुल के मौक़िफ़ इस हवाले से आया है। क्या कहेंगे? सर मैं ये समझता हूँ कि ये जो बड़ी जमातें हैं जिनका नाम आपने खुद लिया, बशमूल हमारी जमात के, उन सब ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। इसका मतलब है 8 फरवरी पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपनी जगह पे मुतफिक हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 फरवरी को ही होना चाहिए। सही। मौलाना साहब ने ये बात जरूर कही है कि चूंकि सर्दी का मौसम है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, लेकिन उन्होंने एक साथ नहीं कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा हमारा कहना यह है कि अगर हो जाए तो बेहतर है, लेकिन मौलाना ने एकदम खुल के ये बात नहीं की कि हम 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होंगे तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि उनका अपना एक पार्टी का नारा तो हो सकता है, लेकिन उनकी जमात के जिन लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो सेनेटर भी हैं, मेरी कमरान मुफ्तार साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी असेंबली के अंदर ये बात कही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात इस स्टेज पे कभी भी ये नहीं चाहेगी कि 8 फरवरी का इलेक्शन किसी सूरत में मुलतवी हो जाए, क्योंकि मुलतवी होने की सूरत में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान के हालात तो इतने अच्छे तो नहीं है, माली तौर पे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे, हर चीज। और अब आपने देखा होगा कि अल्लाह के फजल करम से हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जो आईनी मामला माजी में जो खराब हो गए थे उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। आपके सामने पूरा दिन केस चलाते हैं और आप तो लाइव डिस्क्वालिफिकेशन का जजमेंट भी रिजर्व हो गया। आप देखेंगे अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, जो कुछ भी होगा बेहतर होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो काम करे जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, वो काम करें जो कानून बताता है। आइन और कानून से हट के मत बात करें, इससे मुल्क के लोगों की जो बिलिंग है उसको एक किस्म की जरूरत पहुंचती है। लोग चाहते हैं इलेक्शन हो ताकि महंगाई से हमारी जान छूटे, कोई अच्छी क़यादत आ जाए, मुमकिन हालात बेहतर हो जाएं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम 8 फरवरी को क्या फैसला करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जिस पार्टी के हक में भी फैसला करें उसको पावर ट्रांसफर कर दी जाए और उस पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये जो बीच में कहीं ना कहीं कोई रड्डी मार के कभी वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटा देना या मुद्दत पूरी ना करने देना, ये तमाम चीजें ये अभी खत्म होनी चाहिए। पर आखिरकार आपको पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए जितनी मुद्दत के लिए पाकिस्तान के लोग आपको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, आपको वो मदद पूरी करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बीच में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती मौका है। सर आपको खुद पता है कि मियां साहब ने अभी मिल मुलाकातें, इंटरव्यूज इससे बाहर नहीं निकले। मियां साहब अभी भी ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला कर रहे हैं। कोई जलसे जुलूस इस तरह नहीं हो रहे जिस तरह एक सियासी जमात यानी कि पीपल्स पार्टी जिस तरह कोयटा, कराची, उसके बाद पंजाब, KPK हर जगह जा रहे हैं, वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। सियासी जमातें या तो महदूद हो गई हैं या तो उनका मैंडेट सिर्फ महदूद है, जिस तरह पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मजबूत है, नून लीग पंजाब के अंदर और KPK और बलूचिस्तान के अंदर दोनों सियासी जमातें इतना मजबूत नहीं है। क्या कहेंगे यासीन साहब?
सर, इस मामले में आपके ही प्रोग्राम में मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाजों में रोशनी डाली थी कि सीट एडजस्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी तभी करती हैं जब उनको ये इस बात का एहसास हो कि बाद सूबों में हमें वो हमायत नहीं मिलेगी सीट एडजस्टमेंट के अलावा जो हमें मिलनी चाहिए। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की अप्रोच बहुत अच्छी है कि अगर वो ये महसूस करते हैं कि अगर हम पार्टी के अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं तो शायद वो ना जीते। और एडजस्टमेंट करने का मतलब यही होता है कि एडजस्टमेंट में एक ऐसी पार्लियामेंट का वजूद अमल में आए जो कानून से अपने बाद में पार्लियामेंट में जाके काम कर सके। अब आपने कल देखा होगा कि एमक्यूएम ने अपना मंशूर पेश कर दिया। 9 जनवरी को जो हमारा मंशूर है उस पर फाइनल मीटिंग हो रही है और 9 या 10 तारीख को आप देखेंगे कि जो हमारी पार्टी का मंशूर है पूरा डिटेल से आपके सामने आ जाएगा। वो 9-10 के बाद चूंकि अभी निशान अलर्ट नहीं हुए, 13 तारीख को निशान अलर्ट होने हैं, तो उसके बाद बड़ी पार्टी जो है ना बड़े सूबों में पंजाब में जो पार्टियां जो जलसे करने चाहे, पीपल पार्टी ने अपना पूरा शेड्यूल दे दिया। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि वक्त से पहले अपना शेड्यूल दे दिया। मैं तवक्को करता हूँ बाकी सियासी जमातों से भी कि अगर उनको पब्लिक में जाना है, वक्त कम है उनके पास, बड़े बड़े जलसे हर सूबे में करें, पब्लिक में जाएं और जो उनकी पार्टी का मंशूर है वो लोगों के सामने रखें और लोग ये देखें कि किस पार्टी का मंशूर सबसे ज्यादा बेहतर है जो अवामी मसाइल को हल करता है। तो उसमें अगर उसकी रोशनी में लोग अपने लोगों का इंतखाब करें। ये जो इंतखाबात में हमारे पाकिस्तान का अवाम बाज़ औक़ात पार्टी एफिलिएशन के बिना पर या दिन पूरा पर जाके जेबर कर काम करना वो करें, कल लीगल राइट है, अवकाश बनता है। और लेकिन मैं पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम से ये जरूर अपील करूँगा कि अपने मेंबर नुमाइंदे मुंतखब करते वक्त ये जरूर देखें कि जो आपके हल्के से आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, अगर वो कौमी असम्बली का लड़ रहा है या सूबाई असम्बली का लड़ रहा है, वो इस काबिल है कि पार्लियामेंट में जाके पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकता है। वहाँ पूरे सियासी शौर के साथ वोट दें ताकि इस मुल्क के मामला जो है ना बेहतरी की तरफ जाए। अब यासीन साहब, आपको खुद पता है कि मुल्क के अंदर 3-4 जो है इश्यूज बड़े अहम है। आज तक लोग कहते हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, जहां भी जाएं सबसे पहले सवाल ये होता है। दूसरा, आपको पता है कि फैसला महफूज हो गया है, 5 साल नाअहली या ताहयात नाअहली होगी। सबकी नजरें, मुल्क की आवाम की नजरें इसके ऊपर है। दूसरा, आपको खुद पता है कि उस फैसले के ऊपर जो निशान है पीटीआई का, उसके ऊपर ये 3-4 ऐसे मसले मसाइल हैं जिसके ऊपर आवाम की एक गहरी नजर है। यासीन सर, जहां तक पीटीआई के निशान का ताल्लुक है उसको बाकी चीजों के साथ मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स इसलिए नहीं कर सकते कि पीटीआई के जिस तरह कल जो कुछ अडयाला जेल में हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर वहाँ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करने के लिए गए। हमारे सबका प्राइम मिनिस्टर ने उन मेंबरों को धमकी दी, उनके साथ बदतमीजी की और बदतमीजी के साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं तुम सबको जो है ना बाय नेम जानता हूँ, मैं इनके आर्टिकल 6 का आप पे लागू करूंगा। तो ये वो जज्बाती चीजें जो पब्लिक को प्रोवोक करती हैं। आर्टिकल 6 का लोगों से पूछे कितने लोगों को पता है कि आर्टिकल 6 कब लागू होता है कब नहीं होता। एक मजाक बना लिया हमने आर्टिकल 6 को कि आज जेल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान के साथ जो कल हुआ, क्या उसी अंदाज से हमारा जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको कंडेम कर रहा है। मैंने देखा इस पॉइंट पे कोई किसी किस्म की डिबेट नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि ऐसे वाक़यात को कंडेम किया जाना चाहिए। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और वो मेंबरों को धमकी दे, वो मेंबर जो एक आईनी इदारे के मेंबर हैं और उनको धमकी दे कि मैं आपको देख लूंगा, तो ये चीजें बड़ी तकलीफ दे मेरे लिए। अब पार्टी के जहां तक निशान का तल्लुक है, ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अगर देखता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत है तो वो उनको निशान दे देगा। पर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ये सही है, तो फिर आपको निशान नहीं मिलेगा। फिर आपके जितने कैंडिडेट होंगे वो आजाद कैंडिडेट से सवर किए जाएंगे।
फिर वो बल्ले के निशान से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि जी हमें कोई और निशान दे दो, वो निशान आपको नहीं मिलेगा। निशान फिर हर इंडिविजुअल कैंडिडेट को उनकी मर्जी का अपना निशान मिलेगा। बेहैसियत पार्टी आप इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन मैं आज फिर कहता हूँ कि मेरे नजदीक तमाम सियासी जमातों को पूरा मौका मिलना चाहिए, बाशमूल PTI के भी, कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दें ताकि आइंदा मुल्क में ज्यादा क्राइसिस ना हो। लेकिन चूंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है ये इस बात का फैसला कि वो इनको ये निशान देते हैं या नहीं देते, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मेंटेन करते हैं या नहीं करते। तो ये तमाम चीजें अब तक सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब हाई कोर्ट, आपने देखा होगा लोअर हाई कोर्ट के जज ने ये निशान का मामला उन्होंने खत्म कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हम इसको चलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अच्छी बात की लोअर हाई कोर्ट ने। अगर लोअर हाई कोर्ट कोई और ऑर्डर पास कर लेता तो एक पिटीशन और चली जाती वहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से करने से ये बात जाहिर होती है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त ले चाहते हैं कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो सर जो भी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, 5 साल नाअहली ता हयात नाअहली, वो कबूल होगा नून लीग की क़यादत को, नून लीग को? सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने ये बात कही थी कि मियां साहब के तमाम केसों में बरी हो जाने के बाद अभी भी एक मुश्किल उनके रास्ते में थी, जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन वाली। आपको याद होगा या नहीं याद होगा, ये मैंने बात कही थी। वो मामला फिर मैंने आपसे ये कहा था कि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया और 13 जनवरी से पहले इसका फैसला आना था। रिजर्व हो गया, 1-2 दिन में शार्ट ऑर्डर आ जाएगा। अगर उनकी वही पीरियड है जो इलेक्शन कमीशन ने 5 साल किया रखा है, तो फिर मियां नवाज शरीफ के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। और मुझे ये इस बात का अंदाजा है कि क्योंकि मेरे आइन के अंदर जो 1973 का आइन है, उसमें लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बार बार जो ऑब्जर्वेशन है कि डिक्टेटर के बनाए हुए कानून को तो हम अहमियत देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को हम अहमियत नहीं देते। यकीन करें कि मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस बात को एडमिट करता हूँ कि कम अज कम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये तो कहता है कि पार्लियामेंट का इदारा सबसे ज्यादा बालादस्त इदारा है। इससे पहले क्या कभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही। तो हमें इस सुप्रीम कोर्ट का अप्रिशिएट करना चाहिए जो कानून साज इदारे का एहतराम करता है, और वो ये चाहता है कि कानून साजी उन्हीं का काम है, हमारा काम नहीं है। अदलिया का काम कानून की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं है। तो ये चीजें अपनी जगह हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अल्लाह करेगा ये जजमेंट भी 1-2 दिन में शार्ट ऑर्डर आ जाएगा, मामला आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, राइट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, सब हालात बेहतर हो जाएंगे। यासीन आज़ाद साहब, बयानिया नून लीग का वोट को इज्जत दो सिविलियन बालादस्ती, उससे पीछे हटे हैं, उसके ऊपर खामोशी एक बड़ी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर देखें, आपको याद है कि ये बात मैंने पहले भी कही थी कि PDM अगर हुकूमत में नहीं आती, इमरान खान के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस हो गया तो पार्लियामेंट को कहते किसी और को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दें। मेरा उसका कहना ये था कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो PDM अगर हुकूमत देगी, वो इमरान खान जो सियासी तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता, महंगाई के वजह से तमाम चीज़ों के, जो चीज़ें आज हमारे गले में आ रही हैं वो उसी के गले में रहती। लेकिन उस तब्दीली की वजह सियासतदानों की अपनी मजबूरियाँ हैं, उन्होंने अपनी मजबूरियों के मुताबिक जो भी फैसला किया सही किया, क्योंकि उनका कहना यह है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, और डिफॉल्ट अगर हो जाता तो वाकई हमारे हालात बड़े ख़राब हो जाते, हम कहीं के नहीं रहते। लेकिन उनका ये स्टैंड अगर है कि हमने पाकिस्तान रियासत को बचाया है, अपने मफादात को कुर्बान किया है, इसका फैसला भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो है अवाम जो है वो 8 फरवरी को। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आया। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम नाज़रीन, मेरे टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, MNA रह चुकी हैं, वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज।
आज आपने जो चीज, कुछ लोग इसको साजिश करार दें, कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन न हो। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन एक अपर हाउस है, सेनेट एक अपर हाउस है, वहां अगर ऐसी करारदादें जो इलेक्शन के खिलाफ, जो आइन के तहत हो रही हैं, अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि सेनेट अब गढ़ बन गया है साजिश का। क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखें, वो कुव्वतें जो मुल्क में इलेक्शन नहीं चाहती, जो जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें हैं, वो हमेशा इस तरह की साजिशों का हिस्सा रही हैं। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जब सेनेट के इलेक्शन में 66 वोट्स वाले को शिकस्त दे दी गई और 36 वाले को कामयाबी से हमकिनार किया गया, तो इस ऐसी जमहूरियत नहीं हम चाहते हैं कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो। और इसके लिए पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियां दी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और आज भी जो इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में अनाउंस की थी 8 फरवरी, वो पीपल्स पार्टी ही की जद्दोजहद और मुतालबा था। लेकिन आज जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। मैं समझती हूँ कि सेनेट की तारीख के अंदर इस तरह के वाकयात होना, और अपर हाउस है सेनेट, और जहाँ से कौम को उम्मीदें होती हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। और ये वो इदारा होता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो अपना किरदार उसको पॉजिटिव करना होता है। लेकिन आज जिस तरह से बाप के सेनेटर्स ने इस करारदाद को पेश किया उस वक्त जबकि जुमे का दिन था, और हमेशा जुमे से पहले जो है सेशन ऑफ हो जाता है, आज जो है जुमे के बाद 14 अब बताएं कि 100 प्लस जो है वो सेनेटर्स होते हैं, और उसके बाद आज जो है उसमें 14 मेंबर्स वहाँ मौजूद थे और कहा गया कि अक्सरियत ही रहा है। एक तो मैं समझती हूँ अक्सरियत ही नहीं थी, ऐसे मौके पे चोर दरवाजे से कि चोरों की जरा इस करारदाद को लेकर आना, पेश करना, ये इंतहाई बुज़दिली की बात है। और इस तरह के जो जमहूरियत पे हमले हैं वो पीपल्स पार्टी ना कभी उसका हिस्सा रही, हमेशा उसकी मजम्मत करती है। और आज भी हमारा चेयरमैन साहब ने और पूरी पार्टी इस बात पर है कि जो इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की है उस पर इलेक्शन होना चाहिए। इस तरह की करारदाद आइन से बालातर कोई चीज नहीं है, और इस तरह की करारदादों को हम मुस्तरद करते हैं। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आया, उससे पहले कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का एक सेनेटर था, वो भी वहीं थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी का खुल के मौक़िफ़ आया है, इसमें कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ने ही डिमांड की है इलेक्शन की। आपको खुद पता है कि कुछ सियासी जमातें नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। आपको भी पता है, मुझे मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह खुल के कहते हैं कि हालात बेहतर नहीं है, दहशत गर्दी है, मौसम ऐसा है। क्या कहेंगी? 2008 में 2013 में तो इससे ज्यादा हालात खराब थे। क्या कहेंगे बीबी की? आपको याद होगा 2007 में जब बीबी आई, उस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी थी और 27 दिसंबर को बीबी शहीद कर दी जाती, और इलेक्शन जो है वो 8 जनवरी को होना था, जिसको उस वक्त जो इतना बड़ा इंसिडेंट होता है उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए 1 महीना एक्सटेंड कर दिया जाता है और फेब में इलेक्शन होता है। और आपने देखा कि जून में बजट भी पेश हुआ और फेब के अंदर इलेक्शन हुआ। सब मौसम इसी तरह सर्द था, लेकिन ये जनवरी में भी इलेक्शन होते हैं, दिसंबर में भी होते हैं। ये मौसम कभी हर्डल्स पैदा नहीं करता। आप देखें कि इस वक्त जबकि सख्त मौसम है, दिसंबर का एंड चल रहा था, जनवरी के स्टार्ट है, सबसे ज्यादा पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में नॉमिनेशन सबमिट हुए। तो मौसम किस तरह की कोई हर्डल्स का बहाना बना के उसके पीछे छुपना, या जिस तरह फजल रहमान साहब ने कहा, क्योंकि आपको याद होगा कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए पे दर पे JUI को मुस्तकिल शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वो मौसम का बहाना करें या कहेंगे बजट जब फेब में इलेक्शन हुआ तो जब भी हुआ, और 2013 में मई के अंदर इलेक्शन हुआ और जून में हमने ओट उठाते ही बजट पेश कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि जो 2018 में बजट पेश करके हुकूमत गई और आने के साथ जो एक सप्लीमेंट्री बजट हो, तो ये सारी चीजें रूटीन का हिस्सा होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के बहाने बना के इलेक्शन को डिले करना अपनी शिकस्त को देखते हुए, ये वही लोग करते हैं जो इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करते हैं। आपको पता है कि सिंध के अंदर भी एक बड़ा मजबूत, वो तो कह रहे हैं बड़ा मजबूत है, हम भी उनको कह देते ठीक है आप मजबूत हैं, हर दौर में इक़्तिदार में रहें, PTI हो, नवाज शरीफ साहब हो, हर दौर में वो रहें, वो भी जमा JUIF हो, नून लीग हो, MQM हो, GDA हो, ये भी एक भरपूर तैयारी कर रहे हैं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को एक टफ टाइम दिया जाए। आप क्या कहेंगी? इसके पीछे कोई इत्तेहाद के है जो पीपल्स पार्टी को चाहते हैं कि सिंध के अंदर एंगेज किया जाए? लेकिन जो कुव्वतें आज
अलायंस कर रही हैं, इत्तेहाद कर रही हैं। 2018 में भी किया, 13 में भी किया, हमेशा पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इस तरह के इत्तेहाद बनते रहे। असल चीज होती है अवाम में जाना, अवाम से वोट मांगना। अवाम इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, अवाम में इनको बिल्कुल पजीराई नहीं है। आप देखें फंक्शनल लीग तकरीबन खत्म हो चुकी है। इसी तरह जीडीए के बड़े बड़े जो रहनुमा थे पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब चंद लोगों के ऊपर अगर आप उनसे अलायंस करके समझते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे और हम पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे, तो ये तो इनका ख्वाब तो हो सकता है। हकीकत से इसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है, अवाम में गई है और अब भी अवाम में हम जा रहे हैं। बता दें कि कौन अवाम में जा रहा है, कौन जलसे कर रहा है। पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस दिन से उन्हें असेंबली खत्म हुई है, डिसॉल्व हुई है, वो मुस्तकिल अवाम में अभी भी आप देखें कि उनका पूरा 1 महीने का शेड्यूल आ चुका है जो आने वाला है। और उसके अलावा जो है उससे पहले भी वो वर्कर कन्वेंशन कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी वो लाहौर में, इससे पहले केपीके के उन्होंने वर्कर कन्वेंशन किया, बलूचिस्तान में जलसा किया, पंजाब में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं। तो ये होता है इलेक्शन कैंपेन जिसके अंदर आप अवाम में जाते हैं, जलसे करते हैं, वर्कर कन्वेंशन करते हैं, अवाम में अपना मैनिफेस्टो देते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी का इंतखाबी 10 नुकाती मंशूर आया है। उसमें काफी ऐसी चीजें, मैं तो कहूंगा तकरीबन ऐसी चीजें जो अवामी हैं, जो मिडिल क्लास के लिए, जो किसानों के लिए, जो यूथ के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का भी जिक्र किया गया है। क्या कहेंगी? देखिए उसमें ना सिर्फ ये बल्कि जो 18 वजारतें हैं विफाक ने 18th अमेंडमेंट के बाद अपने पास रखी हुई हैं, उनको डिसॉल्व करके सूबों को मुकम्मल तौर पे इख्तियारात के साथ देना, ये भी उनके एजेंडे में है, जिससे आपको बिलियन ऑफ रुपीस का प्रॉफिट होगा। मुल्क की मईशत को जो नुकसान हो रहा है वो उससे बचा जा सकेगा। दूसरा ये कि हमने जो कहा कि तनख्वाहों में हम डबल करेंगे, तो ये हमारी कोई नई बात नहीं। 2008 से 13 तक तमाम सरकारी मुलाजमीन की 50% से ज्यादा तनख्वाहों में इजाफा किया, 100% जो है हमने पेंशन्स में इजाफा किया और ये हमने करके दिखाया। तो वो चीजें जो हम करके दिखा चुके हैं उसी पे दोबारा कहना, ये तो ऐसी बात है कि हमने किया। इसी तरह मकानात बना के देना, हमने पहले भी बेनजीर बस्तियां, वसीला हक प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारे सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमने किए हैं और उसी को हम दोबारा उसमें बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। और लेकिन मुखालफिन जो है, मुखालफिन 15 साल की कारकर्दगी के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए 2008 से 13 तक की जो हमारी कारकर्दगी है वो काबिले मिसाल है और हमने करके दिखाया। कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई सियासी असीर जेलों में नहीं थे और इस तरह हमने तारीख साज 18th अमेंडमेंट जैसी लेजिस्लेशन करके दिखाई। तो आप देख लें 13 से 23-24 तक कोई भी पार्टी, 2 पार्टी की हुकूमत रही, किसी ने भी ना कोई काबिल जिक्र लेजिस्लेशन की, ना ही कोई ऐसे इकदाम किए। बल्कि हम जिस वक्त हम इख्तियार में आए थे, दहशत गर्दी की बहुत बड़ी जंग मुसल्लत थी, हमने उसके खिलाफ ऑपरेशन करके मुल्क सवात में कौमी परचम लहराया और मुल्क के अंदर अमन कायम करके दिखाया। और जब हमने इख्तियार संभाला उस वक्त हमारे पास वीट और दीगर अजनास इम्पोर्ट कर रहे थे और जब हम यहाँ हुकूमत से गए तो उस वक्त हम एक्सपोर्ट पोजीशन में लेकर आ गए थे। हमने कौमी खजाना जो खाली हो चुका था उसे सॉरी नून लीग की हुकूमत थी और उसने उसको ये कह के अलहदा हो गए थे कि खजाना खाली, आपको याद होगा। हमने ना सिर्फ उस खाली खजाने का बल्कि हम मुल्क की मईशत को हमने बेहतर किया। तो वो सारे इकदाम किए हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं। आज सरकारी मुलाजमीन पीपल्स पार्टी की लिए दुआ करते हैं और मैं समझती हूँ कि 2024 का साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह और नुसरत का साल होगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आज़म होंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। जिस तरह पीपल्स पार्टी का यानी कि मंशूर आया, 10 नुकाती मंशूर, उसमें काफ़ी इतने पॉइंट्स हैं, यानी कि उन्होंने डिटेल में तो नहीं दिए, अभी तक डिटेल तो उनकी आनी है, लेकिन उनमें जो पॉइंट्स हैं उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, हारी हैं, यूथ है, उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट दिए। और बिजली सबसे बड़ी महंगी यहाँ जो बिजली है 300 यूनिट जो है ना मुफ्त करे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे। वेलकम नाज़रीन, मेरा टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जीडीए के, मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर भाई साहब मेरे साथ। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। लाइन ड्रॉप हुई है, एक दफा फिर उनको हम ट्राई करेंगे। जिस तरह के हालात हैं मुल्क की आपके सामने, आज जो करारदाद मंजूर हुई है सेनेट के अंदर, वो बड़ी अहम तो है अपनी जगह, सेनेट अपर हाउस है और इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी अहमियत एक बड़ी अहमियत है। मेरे साथ डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी 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 मीर साहब।
और डॉक्टर साहब, आज जिस तरह मीडिया के ऊपर आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर एक हलचल सी मची जब करारदाद मंजूर हुई सेनेट के अंदर, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए जी, सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर हुई, मेंबर तो कम थे, लेकिन ये कि जो भी मेंबर्स प्रेजेंट थे उन्होंने किसी ने भी कोरम पॉइंट आउट नहीं किया, तो करारदाद जब पास हो गई बगैर कोरम के पॉइंट आउट किए हुए, तो जाहिर है वो करारदाद सेनेट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अब चूंकि इस करारदाद की वो कोई लीगल और कानूनी अहमियत तो नहीं है, लेकिन जाहिर है सेनेट ऑफ पाकिस्तान जब एक चीज पास करता है तो उसके हलचल तो मच रही है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस करारदाद की वजह से मुल्क में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन बहरहाल जो चीजें उस करारदाद में उठाई गई उनकी जरूर एक अपनी जगह वैल्यू है, उसको आप डिकेट भी कर सकते हैं, उसके बारे में अपनी राय भी का इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर एक बड़ी अनसर्टेनिटी इस वक्त चल रही है और एक बहुत बड़ा तबका ये महसूस करता है कि जी क्या ये अनसर्टेनिटी जो है वो इलेक्शन से उसका खात्मा होगा या ये कि ये अनसर्टेनिटी और मजीद बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ ये अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल जो कलीदी किरदार है सारे इंतखाबात के अंदर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का है, और अगर वहाँ से कोई ऐसी चीज नेगेटिव नहीं आती तो फिर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अपनी जगह जरूर होंगे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसके जो जिस तरीके अंदाज में जो है ना ये इलेक्शन मुनक्कद किए जा रहे हैं, तो एक यकीनन उसके इनके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बिल्ड हो रही है, और कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के नतीजे में कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क में आएगी या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि जिस तरह मौसम की बात की जा रही है, माजी के अंदर मौसम भी इस तरह रहे, इलेक्शन हुआ, जिस तरह दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जिस तरह शहीद बीबी आई, उस टाइम भी हालात यही थे, आपको पता है उस टाइम भी है। तीसरा जो आप भी हैं, MQM भी है और JUIF भी है, सबसे ज्यादा तनकीद करें सिंध के अंदर जितने भी जो अफसरशाही है उसके ऊपर एक बड़ी तनकीद कर रहे हैं। मतलब ये तीन वजूहात जो है ना ये बताई जा रही हैं कि इस वजह से इलेक्शन को आगे, क्या कहेंगे? देखिए जी, एक तो बात यह कि जो वजूहात हैं उनमें तो अपनी जगह जरूर एक उनके अंदर वजन है, और इसका कोई यकीनन हम ये नहीं कह सकते वो बेवजन किस्म की जो वजूहात हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे कर रहा है, तो यकीन ये दो इदारे जो है बड़ी कलीदी अहमियत रखते हैं आने वाले इंतखाबात के सिलसिले में। तो मेरी नज़र में इसके बावजूद जो कि एक हम यकीनन एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ROs और DROs के हवाले से बहुत बड़ी सवालात हैं, पंजाब के अंदर भी और सिंध के अंदर भी। जो डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ है उसको कहा गया कि जी जो गलत डिलिमिटेशन हुई है उसको हम बाद में देखेंगे, जब इलेक्शन गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो है ना उसको किस तरह देखेंगे। मैं ये समझने से काफिर हूँ। जो चीजें अपनी जगह हैं वो यकीनन जो है ना इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको जरूर शेड कर रही है। उस प्रोसेस के अंदर जो है कंट्रोवर्सी आ रही है, और जिस अंदाज में जो है ना ये कागजात नामजदगी रद्द हुए हैं, फिर जिस अंदाज में जो है ना वो चीजें चल रही हैं, यकीनन उनके बारे में एक मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्सी मौजूद है। और हमारा जो मुस्तकिल जो है ना सिंध के हवाले से यही रहा है कि जी जहाँ पे बिलावल साहब फेडरल गवर्नमेंट से या पंजाब के अंदर जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, हम तो यहाँ सिंध में उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। इसलिए कि सारी की सारी केटेगरी सेटअप वही है जिस तरह पहले मौजूद था, उसकी कंटिन्यूटी है पिछली गवर्नमेंट की। और जो साथ ही साथ जो केटेगरी सेटअप के अंडर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारे के बारे में जो एक कंट्रोवर्सी है, वही लोग जो 15-15 साल से जो है ना सिंध के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हैं उन्हीं को रिशफल करके एक कॉस्मेटिक अंदाज में जो नए ओहदों पर बैठाया गया। और उससे जो है ना और खासतौर पर इस तनाजुर में कि वही डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर वो आज जो है ना ROs और DROs भी बन गए। तो ROs और DROs बन के जो है ना वो किस किस्म की फेयर इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। मैं इस पे जो है ना सीरियस जो है ना जो हमारी रिजर्वेशन है
जिनका हम बार बार इजहार करते रहे। अब डॉक्टर साहब, आपके ही कहने पे जो इलेक्शन कमीशन से सिंध सूबे के वो चेंज भी हुए हैं, आपने ये कंसर्न्स थे आपके तो उनको चेंज किया जाए, ये तो बड़ी एक तब्दीली हुई। आपको पता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है और निगरान गवर्नमेंट सिर्फ उसको फैसिलिटेट करते हैं, और निगरान हुकूमत के ऊपर भी आपको एतमाद था, अब तहफुजात हैं? नहीं देखिए ना, वो तो उनकी कॉन्डक्ट से है ना, हमने कोई जाती पुरखाश तो नहीं हमारी जी। अपने जज साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत यकीनन उनका एक बड़ा ब्राइट कैरियर रहा है। हमने तो इस बात की हमेशा जो है ना उनको जो है ना खराजे अकीदत पेश किया है, लेकिन ये कि उसके बाद वो जो अपॉइंटमेंट्स उन्होंने किए हैं वो सारी की सारी कंट्रोवर्शियल है। उनके अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में वही लोग बैठे हैं जो पिछले 15 साल से जो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर पिछली गवर्नमेंट में बैठे रहे, उन्हीं को आपने ला के लगा दिया। हमारी तो एक डिमांड थी कि जिस तरह आईजी और चीफ सेक्रेटरी को आप जो है बाहर से लेकर आए थे, इस तरह जो ग्रेड जो डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदारान हैं, जो पुलिस के हवाले से या रेवेन्यू के हवाले से, उनको भी आप बाहर से लेकर आ जाते तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। सिंध के जो लोग बैठे हुए हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल से जो है मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर, वो दूसरे सूबों में चले जाते हैं। वैसे भी रोटेशन पॉलिसी के तहत इस तरह होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वही लोग हैं जो कि इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद हैं। और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, जिसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जिसने असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर देने हैं, उसने वही डीआरओ डीपीओ सॉरी अपना वही डिस्ट्रिक्ट डीओ जो है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स जो है एजुकेशन के ऑफिसर्स अपने डिविजन के अंदर सारे के सारे वही बैठे हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो ज़ाहिर है सारे अमल के अंदर जो सिंध के अंदर ज्यादा वजूहत जो इतराज की वजह भी ये है कि 15 साल से एक सेटअप चल रहा है और वही लोग हैं जो मुख्तलिफ हवाले से जो आरओज और डीआरओज बन गए, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में तो हम बाद में पहुंचेंगे ना, पहले तो आरओ और डीआरओ क्या कर रहे हैं, हमें तो उसके साथ जो है ना हमें यहाँ नजरअंदाज होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ सारे अमल के अंदर एक जेन्युइन डिमांड थी, अब उसको पूरा नहीं किया गया, नहीं किया जा रहा है। तो हम तो मैदान में मौजूद है, हम इंशाअल्लाह इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हैं और बिल्कुल हम अपने भरपूर अंदाज में इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। ये यकीनन एक तजद्दुब मौजूद है, अब यानी ये एक तजद्दुब मौजूद है कि अब ये इलेक्शन टाइम पे होने भी जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि भाई इन तमाम चीजों के बावजूद जो कुछ हो रही है उसकी बार बार तरदीद भी होती है, लेकिन ये हम ये देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा तरदीदें हो रही हैं उतनी जो इंतखाबात के हवाले से जो सवालिया निशान है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि अभी तक गहमा गहमी शुरू नहीं हुई, मतलब सीरियसनेस, या मैं इसको कहूं सीरियसनेस नजर नहीं है या वेट एंड सी पॉलिसी है आपकी, एमक्यूएम की, जेयूआईएफ की, नून लीग की सिंध के अंदर अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। क्या आप वेट कर रहे हैं कि क्या होने जा रहे हैं जो अदालती फैसले हैं, या जिस तरह करारदाद आई है इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे? नहीं लेकिन जी बात है कि हमने तो सारी जो भी प्रोसेस है इंतखाबात का, हम तो उसके साथ साथ चल रहे हैं ना। हाँ ये जरूर है कि किसी भी पार्टी की तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जीडीए की तरफ से, बल्कि किसी भी पार्टी की तरफ से वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं नजर आ रही। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता। किसी भी सूबे में अगर आप देखें पीएमएलएन पंजाब की एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भी तो अभी तक सिर्फ अपने ड्राइंग रूम्स के अंदर मौजूद है। इस तरह जिगर जमातें जो है अगर आप देखें तो वो भी अपने ड्राइंग रूम में मौजूद है। और बाकी इलेक्टोरल प्रोसेस की जितनी लवाजमात है वो तो हम पूरी कर रहे हैं। जो भी इलेक्शन शेड्यूल आया उसके मुताबिक नॉमिनेशन भी करवाए गए हैं, उसके मुताबिक हमारे जो इत्तेहादी हैं या हमारे जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट होनी है उन्होंने सारों ने कागजात नामजदगी भी दाखिल किए, वो स्क्रूटनी प्रोसेस से भी गुजरे। जो नाअहल हुए वो अपने आप को अहल कराने के लिए आज जो है ना वो मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी गए हुए हैं। तो हम सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि किसी भी जमात की तरफ से, चाहे वो हुकूमती जमात हो पुरानी या अपोजिशन की जमातें हों, उनकी तरफ से जो है एक्स्ट्रा एफर्ट जो होती है इलेक्शन के अंदर जब एक मौका आता है वो हमें वाकई नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब, एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो क्यों नजर नहीं आ रही, क्या वजह है? एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है। लेकिन अगर हम मैं इसको गलत या सही पे मैं नहीं परखना चाहता, लेकिन ये कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जब करारदाद पास करती है और वहाँ बैठे हुए मेंबरान जिनको अगर उनको अपोज करना ही था वो दो अंदाज में कर सकते थे। एक तो कोरम पॉइंट कर सकते थे, या ये कि उसको अपोज कर सकते थे। वो तो किसी ने, मुझे नहीं लगता कि उस अंदाज में अपोज की जिस अंदाज में करना चाहिए था। तो अब जाहिर है जो भी है, चाहे बेशक चला आपके पीछे बिल्स जो है ना 50 बिल्स आखिरी दिनों के अंदर कौमी असेंबली के अंदर 15-15, 20-20 मेंबर्स ने पास किए, उसको तो आपने सेक्रेटरी बना दिया। तो जाहिर है ये करारदादी तो अपनी जगह उसकी हैसियत तो है ना,
बेशक जो है ना वो कम मेंबर्स ने पास किए वो, लेकिन ये क्योंकि कोरम पॉइंट आउट नहीं हुआ उसके जब इसके करारदाद बड़ी मेहरबानी हाईएस्ट बॉडी की तरफ से आएंगी तो यकीनन फिर उसके बाद जो है ना लोगों के अंदर जो है ना एक उबाम तो उभरेगा ना, इससे क्या शक है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, करारदाद तो आई है, इससे कोई इनकार नहीं है, सेनेट की करारदाद है, उसकी अहमियत भी अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह मौक़िफ़ आया है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको कुछ सियासी जमातें उसको साजिश करार दे रही हैं और खुल के कह रही हैं कि इस इलेक्शन के अंदर कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।